इस विशेष कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय स्तर का है और जिस आज जो वक्ता है उनको आप जानते हैं, इसका आयोजन एक बहुत ही ऐसे समय पर किया गया है जहां पर हमारे बॉर्डर पर अशांति है और वह इस देश में न सुकून है न चैन है। बस भारत के गुस्से को देखकर पाकिस्तान बेचैन है, उसकी बेचैनी को हम समझते हैं और उसको हमारे एक जो उसने हमें पीड़ा या दर्द दिया है मेरे साथियों, उसको ये मालूम नहीं कि अब उसका हाल क्या होने वाला है। एक एक हिंदुस्तानी में मन में गुस्सा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कब हो जाए। ऐसा नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चिंतन कुछ हफ्तों का या महीनों का नहीं, वो 2047 तक की सोच रखते हैं साथियों। जब एक बार वो काम कर देंगे तो समझिए कि 2047 तक शांति ही शांति होगी। भारत के लोगों में धैर्य है, जज्बा है, हिम्मत है और बॉर्डर पर तैनात हमारे रणबांकुर है, उनकी सेवाओं का तो कोई जिसे कह सकते हैं जवाब ही नहीं। -डिग्री पर तपती धूप में हर जगह पर उनकी जो ताकत है, उनकी शक्ति है, जो उनकी काठी है, जो उनकी मजबूती है, जिसके कारण हम रात को एयर कंडीशनर में बाहर चैन की नींद सो रहे हैं। वक्त बदल गया है, साइंस तरक्की कर रही है, हमारी फौज हमारी आर्मी सशक्त हो गई है। समुद्र के बीच के अंदर जो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान उसी को देखकर थर थर कांप रहा है। जब बम पड़ेगा तब उसका हाल क्या होगा। लेकिन एक तरफ हमारी लड़ाई दुश्मनों के साथ बॉर्डर के पार है, एक लड़ाई हमें अपने घर में भी लड़नी है जो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत होने के लिए, हमारी आर्थिक इकोनॉमी को 5वीं से तीसरी शक्ति बनाने के लिए रोक रहा है। वो अदृश्य शक्तियों को रोकना है। जब हम एक साथ भारत माता की जय बोलते हैं, एक बार राष्ट्रगान गाते हैं और उन शक्तियों को जब हम अपने अंदर उद्गम करते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि अब जो शक्तियां इस समय देश में काम कर रही हैं, जो राष्ट्र में इस समय बलवती है और वो फलीभूत होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। लेकिन उन शक्तियों को जो आपके आसपास इर्द गिर्द बिल्कुल नजदीक है, उनको दबा दीजिए, कुचल दीजिए, उनको बता दीजिए कि ये देश तरक्की कर रहा है, ये देश महान बन रहा है और हमें ऐसी ताकतों की जरूरत अब कतई नहीं है जो हमें नीचा करें, तो हमारे विदेशों में जाकर हमारे देश की बुराई करें। हमें वो बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हमारे देश के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जहां देखिए, अगर आपके पास थप्पड़ है तो वो मारिए, उसका मुंह बंद कर दीजिए। ये देश तरक्की कर रहा है। इस समय हमें ऐसे अल्फाजों की, ऐसे शब्दों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हमें वन नेशन वन इलेक्शन वन सिस्टम चाहिए, ताकि इलेक्शन के बीच में जीत हो जाए तो चुप, और जब जीत में इलेक्शन में हार जाए तो ईवीएम की छाती पीटना और उसके बाद बैलेट के लिए रोना। ऐसी शक्तियों की हमें जरूरत नहीं है साथियों। आज हमारी चिंतन, हमारी विचारधारा, हमारी सोच भी एक होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वन नेशन एंड वन इलेक्शन। जब राष्ट्र एक आवाज में बोलता है, केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी बड़ी शक्तियां भी हमारे आगे नतमस्तक हो जाती है। आप देखते हैं जब विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग उनके चरण छूते हैं। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बाहर जाकर अपने राजनयिकों से मिलते हैं, वो उनके गले मिलते हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री जब संसद के अंदर अपनी गरजती आवाज में बोलते हैं तो विपक्षी बगले झांकते हैं। उनके पास उनके सवालों का जवाब देखने को नहीं, सुनने को नहीं मिलता। सुन के देखिए ना, यूट्यूब पर जाकर देखिए हमारे लोगों के भाषण, हमारे वक्ताओं की सोच, जो सही माने में वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, फेस वैल्यू, वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर पारदर्शिता है। मेरे दोस्तों, आप भूल जाइए अतीत को। केवल एक प्रॉब्लम है, केवल प्रदूषण की, वो भी हम अगर अच्छी सोच रखेंगे वो भी हट जाएगा। हो सकता है कुछ अपवाद हो सकता है कुछ समस्याएं हो, लेकिन इतने बड़े देश 144 करोड़ की जनता के बीच में जो देश को खत्म करने के लिए चलाते हैं,
आज हमें उनके प्रति सजग रहना है, सतर्क रहना है, साइबर क्राइम के लिए सतर्क रहना है, ताकि हम उन अपवादों को अपने देश के वासियों के लिए भारी न पड़े। तो मेरे साथियों, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम आपकी शक्तियों को, आपकी ऊर्जा से आज ऊर्जावान होगा। और हमारे जो वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी परिपक्वता से, अपनी कर्मठता से, अपनी राष्ट्रीयता से हमारे बीजेपी कैडर की फ्रंट लाइन को जिसे कह सकते हैं प्रभावित किया है। और आज उनके ऊपर 4 जिम्मेदारियां भी है। उनके पास उड़ीसा है, तेलंगाना है और उत्तर जैसी कई जगह पर वो प्रभारी है। तो आइए मेरे साथियों, आज हम इस कार्यक्रम को इतना सफल कर दें, इसकी गूंज पूरे देश में जानी चाहिए। नोएडा एक छोटा सा शहर नहीं रहा, ये ऐसा शहर है, ऐसा गौतम बुद्ध नगर जिला है जिसकी आवाज अब पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में पहुंचती है। एक बार आपके लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। हम बहुत प्रभावित हैं कि आप इतनी संख्या में ये इस बड़ी समस्या को लेकर एकत्रित हुए हैं। अब बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ, यू पीपल आर रियली ग्रेट। और आज लोगों के होते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली। हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, वो याद करेंगे कि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमें विरासत में सुख और शांति देकर गए। प्यारे साथियों, यही संदेश आज हमारे वक्तव्य में ध्यान रहे। आज की इस खूबसूरत जो कि हमने सभा को सुसज्जित किया है, सुशोभित किया है, आज उसका सम्मान और बढ़ाए। और इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे सभी जितने भी हमारे कैडर के फ्रंट लाइनर हैं, उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमारा देश क्या सोचता है, नोएडा क्या सोचता है, वही सोचता है जो आप सोचते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित कुछ अतिथियों का मैं आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करवाना चाहूंगी। श्री नरेंद्र सिंह भाटी जी, पूर्व मंत्री, आपके बीच में जोरदार तालियां बढ़नी चाहिए। जितने लोग हैं उससे ज्यादा तालियां आनी चाहिए। बहुत सुंदर। आदरणीय विपिन माधव जी, जोरदार तालियों से सर का स्वागत और अभिनंदन। श्री प्रदीप मेहता जी, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन इस सभा में। श्री योगेंद्र भाटी जी, एडवोकेट, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डीजीपी श्री विक्रम सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए कि जब यहाँ से हमारे अतिथि निकले तो वो याद करें कि उनका स्वागत और सम्मान कहाँ किया गया था। जस्टिस श्री सखाराम जी, आपका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। मंगल यादव जी, आपका भी इस सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जुवराज सिंह चौहान जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। राजीव त्यागी जी, श्री योगेंद्र चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष भाजपा, श्री महेश अवाना जी, श्री सतीश अवाना जी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इनके स्वागत में। जानेंद्र अवाना जी, डीसीपी, श्री राजकुमार चौधरी जी, श्री कुदेश अवाना जी, आपका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन इस सभा में। हमारे बीच में हर एक महिला की आवाज आदरणीय विमला बाथम जी हमारे बीच पधार चुकी है। सभी से मेरा आग्रह कि जोरदार तालियों से नाम का स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। चलिए एक बार साथ में ट्राई करते हैं। 1 2 3 and here we go। क्या बात है, सब भव्य स्वागत। जब हमारे जन प्रतिनिधियों का होगा तो आप सोचिए कि हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी और उनसे वो आवाज कहां तक पहुंचेगी और हर समस्या का समाधान निकलेगा। तो इसलिए हम तालियां बजवाते हैं कि आपका प्रेम और स्नेह उनके प्रति दिखते रहना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि तालियां जो है वो बहुत बड़ी मोटिवेटर है, बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है हम सबके लिए। चाहे एक कोई बच्चा हो, जब वो कोई पहला काम करता है, पहला स्टेप चलता है, जब हम ताली बजा देते हैं तो बड़ा खुशी से दोबारा चलने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से बड़ों के लिए भी वो तालियां उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। जब आप तालियां बजाते हैं तो डबल मोटिवेशन हम सबको मिलता है किसी भी लेवल पे वो इंसान हो काम करने का। सो आप अपने लिए भी तालियां बजाते रहिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि ये जो आज का हमारा उद्देश्य है, जो आज का नारा है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको सब तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो आपके कंधों पर है। थैंक यू शिवानी।
मैं आपको प्रोग्राम का जो मिनट टू मिनट यानी कि क्षण प्रतिक्षण क्या होने वाला है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, ताकि उसी प्रोसेस में उसी सिस्टम में हम इस कार्यक्रम का जिसे कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ट वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारे चीफ गेस्ट के अराइवल के बाद उनके जो साथ हमारे वरिष्ठ अतिथिगण जो होंगे उनके साथ यहाँ पर आएंगे और उनका बाहर जो कि हमने एक छोटा सा एक मिनी हॉल वहाँ पर बनाया हुआ है, वहाँ पर उनका स्वागत होगा, उनका अभिनंदन होगा और साथ में ही हम उनको एस्कॉर्ट करके जब वहाँ पर वो सभा समाप्त होगी तो उनको अपने अतिथियों को लेकर हम इस सभागार में लेकर आएंगे। उनके आने के पश्चात हमारे जो सीटिंग अरेंजमेंट जो कि फ्रंट लाइन पर है हमें मालूम है जी फ्लो ऑफ चार्ट। उसके बाद ऑडिटोरियम के अंदर हमारे सभागार में उनको एस्कॉर्ट करके हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी को लेकर आया जाएगा, जो कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और उनके आने के बाद जो फ्रंट रो में वो स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे आदरणीय अतिथिगण और आदर और सम्मान पूर्वक उनको स्थान देंगे और कुछ ही देर के बाद जब वो यहाँ से फिर मंच पर आते हैं फिर आप स्थान ले सकते हैं। लेकिन किसी भी समय तस्वीर खिंचाने के चक्कर में या थोड़ा से कार्यक्रम के डेकोरम और डिसिप्लिन को डिस्टर्ब ना होने में ये सभी व्यवस्था हमने खुद देख ली है। रादर की हम कोशिश करें कि हमारी फोटो आ जाए। फोटो सबकी आ जाएगी, फोटो दिल में होती है। भगवान की तस्वीर के साथ कितने लोगों की तस्वीर होती है वो तो मन में बसे हुए हैं, तो जो अच्छे लोग हैं वो मन में है। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। हम दीप प्रज्वलित कराने के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये भारत माता की तस्वीर है और जिसकी रक्षा जिसकी हम सब लोग उसके मस्तक को किसी भी तरीके से जिसे कह सकते हैं किसी भी भाव में हल्का सा नहीं देखना चाहते, धुंधला सा नहीं देखना चाहते, उसके आगे हम अपनी पुष्पांजलि करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप रोशन करेगा उन सभी जिसे कह सकते हैं उन बुराइयों को नष्ट करेगा जब ये दीप दिलों में भी जले और दीपक में भी जले। और अब उसके बाद वंदे मातरम हमारे कलाकार जो यहाँ पर बहुत देर से आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रभक्ति से ओत परोत बहुत से नगमे प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देन ऑफरिंग अ सीट एट द डायस और हमारे सुनील बंसल जी हमारे आदरणीय और डी.के. गुप्ता जी और डॉक्टर सुमित्रा रावत, नितिन कोहली जी, एस.आर. सिंह जी और कालूराम जी उनको सीट यहाँ पर डायस पर लेकर आए। उसके बाद वेलकम ऑफ स्पेशल गेस्ट होगा क्योंकि हमारे फ्रंट रो में बैठे होंगे, उनका गेस्ट का स्वागत वही हमारे जो आयोजक हैं संयोजक हैं उनके द्वारा किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर डी.के. गुप्ता और कालूराम जी इसमें विशेष योगदान देंगे। एंड लेटर ऑन उसके बाद हम सुनील सर का स्वागत एक बहुत ही विभिन्न रूप से हमारे यहाँ पर उसका अरेंजमेंट किया गया है और इंट्रो होगी सुनील बंसल सर की हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी द्वारा, फिर उसके बाद सूक्ष्म 3 मिनट के उद्बोधन होंगे जिनकी सूची इस प्रकार है। डॉक्टर विक्रम सिंह, नितिन कोहली जी, एस.आर. सिंह जी, डॉक्टर सुमित्रा रावत और उसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सुनील बंसल जी। उसके बाद शपथ ग्रहण है। हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ को बिल्कुल ऐसे ऊपर करके आपने शपथ लेनी है। वो शपथ आपके सामने डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी पढ़ेंगे। जिस लाइन को वो पढ़े हमने उसको दोहराना होगा। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स है, धन्यवाद का प्रस्ताव रखा जाएगा और उस प्रस्ताव को कालूराम जी लास्ट बट नॉट लीस्ट हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान सब मिलकर गाएंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन होगा। यही है प्रोग्राम का फ्लो। और इसके अतिरिक्त जो लिस्ट है हमारी जो भी आने वाली है और आ चुकी है, कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ नहीं आए, मैं उनकी भी घोषणा आपके सामने कर देता हूँ।
जो उपस्थित हैं वो कृपया हाथ खड़ा कर दें। जो उपस्थित हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसमें है सुरेंद्र नागर जी, मैं नीचे को आने पाऊंगा। आए नहीं। आप डॉक्टर महेश जगह वगह देख के दूर बैठ जाओ। सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, लाइव किया हुआ है। भारत सरकार एवं लैपटॉप वगैरह लेकर इनोवेटिव अशोक कटारिया जी, उप परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विधान परिषद सदस्य अनंत सिंह, पंकज सिंह जी हमारे विधायक भाजपा नोएडा विधानसभा, ईश्वर नागर जी विधायक भाजपा दासरी विधानसभा, और हमारे श्री धीरेन्द्र जी विधायक भाजपा देवघर विधानसभा, श्री नरेंद्र भाटी जी पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य अनंत सिंह, श्री अमित सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष। लेकिन इस सूची को सब लोग इसलिए ध्यान से सुने ताकि हम सब लोग जान सके कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी हस्तियाँ हैं जो हमें नेतृत्व दे रही है, जो आगे बढ़कर हम सब लोगों को रास्ता दिखा रही है। और श्री अमित सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, कैप्टन निवास उत्तर की राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्री नवाब सिंह नागर जी पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री भाजपा, श्री हरिश्चंद्र जी भाटी पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विप्लव यादव जी पूर्व विधायक को हमारे प्रशासन जी है, मुन्ना कुमार शर्मा जी रामदेव मित्र मंडल, धर्मपाल गोयल जी रामदेव मित्र मंडल, जस्टिस एमपी सिंह जी ऑनरेबल जस्टिस एमपी सिंह जी, श्री महेश चौहान जी महानगर अध्यक्ष भाजपा, श्री अभिषेक शर्मा जी भाजपा जिलाध्यक्ष, श्री योगेंद्र चौधरी जी अभी मेरे को मिल कर गए हैं महानगर अध्यक्ष भाजपा नोएडा, एडवोकेट प्रवीण सिंह भाटी जी अध्यक्ष बार एसोसिएशन एंड सेक्रेटरी अजीत नागर, श्री योगेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष बोरारवा, एनपी सिंह जी अध्यक्ष DTR, श्री विजय मदन जी अध्यक्ष आनिए, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। उन्होंने कल अपने भवन का जिसे कह सकते हैं उसका मुहूर्त किया था और उस निर्माण के समय में बहुत से लोग वहाँ पहुँचे थे। डॉक्टर सुनील अमाना जी अध्यक्ष IMA, राजकुमार चौधरी जी बिल्कुल फ्रंट लाइन में अभी बैठे हुए थे, अभी भी नहीं हम अध्यक्ष नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशन, अंकिता वर्मा डिस्ट्रिक्ट हेड NGO कक्षा, अमित अग्रवाल व्यापार मंडल दिल्ली NCR, बीना लवानिया जी समाज सेवी, धर्मेंद्र चंदेल जी दैनिक जागरण से हमारे ग्रेटर नोएडा पीठ देते हैं, PK गुप्ता जी चेयरमैन शारदा यूनिवर्सिटी, रोहित सहाय जी और एडवोकेट राजेंद्र राजकुमार शर्मा जी RSS से, ललित धगराज जी, नीलू गुरी जी शिखा और शिखा जी COWE से, संत जी और सीमा गुप्ता जी और अजय गोयल जी RWA कांग्रेस फॉरेस्ट SPA प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश सबरवाल जी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टेशन प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय त्यागी, यथार्थ हॉस्पिटल चेयरमैन और सुनील अवस्थी जी। वी गॉट द कंसेंट, उनकी कंफर्मेशन हमारे पास है, आई थी, उन्होंने कहा था जो नहीं आए कि हम आएंगे और उसके लिए उनके नामों की घोषणा हमने आपके समक्ष कर दी है। तो मेरे साथियों, इसके अतिरिक्त हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसके बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि इस कार्यक्रम की व्यवस्था में, इस कार्यक्रम की योजना में और जिनका चिंतन इसमें जुड़ा हुआ है वो है श्री राकेश शर्मा जी पूर्व भाजपा अध्यक्ष, युवराज सिंह चौहान जी हमारे यहाँ विराजमान है पूर्व जिलाध्यक्ष, सतबीर गुर्जर जी पूर्व विधायक भाजपा, श्री योगेंद्र सिंह भाटी जी पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन, एडवोकेट संजय सिंह भाटी जी पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन, अंकुर प्रकाश एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राजीव टोंगर जी पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन, राव नीरज सिंह जी समाज सेवी, रूप सिंह भाटी जी समाज सेवी, एडवोकेट राजीव त्यागी जी समाज सेवी, महेश सेना जी नोएडा लोक मंच, मनीष गुप्ता जी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, हरजीत सिंह जी पंजाबी क्लब, मुकेश गुप्ता जी अग्रवाल मित्र मंडल, विकास जैन जी शुभ व्यापार मंडल, राजेंद्र जी पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी, सुधीर गर्ग CEO प्रेसिडेंट, विकास बंसल जी, सतीश अमाना जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वेद प्रधान जी समाज सेवी, सुधीर पवार जी समाज समिति, डॉक्टर संजय गुप्ता जी रामाज्ञा से, मनोज शर्मा, किशन गोयल, मनोज अग्रवाल कोल्डी से। और आज के चीफ गेस्ट हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हमारे बीच आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी। जोरदार तालियों से हम लोग आज के हमारे प्रतिनिधि आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और उनके अभिनंदन में तालियां नहीं, जय घोष होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर, we welcome you all
आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और एनर्जी लेवल सर आपने देख लिया कि अब आपके यहाँ पर कदम पड़ने से जो एक विषय पर जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और साथ में है वन सिस्टम। प्यारे साथियों, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुनील बंसल जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी और हमारे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन और जो स्किल स्ट्रेटजिकल स्ट्राइक यस डॉक्टर साहब। अब मैं आज के जो गरिमा में उपस्थिति है, जो विशिष्ट हैं, उनके बारे में बताऊंगा और करना चाहूंगा स्टेज पे। प्रेजेंटेशन माननीय श्री पद्मश्री डॉक्टर सौमित्र रावत साहब ऊपर आ जाएंगे स्टेज पे। डॉक्टर रावत साहब बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है, इनको पद्मश्री मिली है और साथ में ये गैस्ट्रो साइंस, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट के जो चेयर डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष हैं खरगंदा में। देखो जोरदार तालियों से स्वागत करें सौमित्र रावत साहब का। पद्मश्री सौमित्र रावत साहब और जोरते। अब मैं आज के दूसरे जो अधिविशिष्ट अतिथि हैं, पूर्व आईपीएस डीजीपी विक्रम सिंह साहब एवं चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को स्टेज पे आमंत्रित करूंगा, प्लीज ऊपर आए। जोरदार तालियों से श्री विक्रम सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। पीछे वालों की तालियां बजा के न रखें, आप सभी की जोरदार तालियां आनी चाहिए। मैं माननीय न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति श्री यशराज सिंह जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। कृपया वो स्टेज पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय यशराज सिंह जी, जस्टिस यशराज सिंह जी प्लीज आए। अब मैं माननीय श्री नितिन कोहली जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आके अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। सर, मैं आज के संयोजक श्री कालूराम चौधरी जी एडवोकेट, उनसे कहूंगा अपनी जगह ग्रहण करें स्टेज पे। और मैं माननीय हमारे राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सचिव श्री सुरेंद्र नानक जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए, अपना स्थान ग्रहण करें। सुरेंद्र रावत जी, माननीय श्री सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री विधायक पंकज सिंह जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आगे स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर महेश शर्मा जी, एमएलसी एवं पूर्व मंत्री हर्षचंद भाटी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आगे अपना स्थान ग्रहण करें। सॉरी, नरेंद्र भाटी जी, नरेंद्र भाटी जी, नरेंद्र भाटी जी। माननीय श्री एमएलसी अशोक कटारिया जी, पूर्व परिवहन मंत्री, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आए और स्टेज पे प्लीज नहीं आना है। माननीय कैप्टन विकास गुप्ता जी वो आए, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री धीरेन्द्र सिंह जी, पूर्व एमएलए, आज ये सदन आपकी उपस्थिति से जगमगा उठा है और आप ही का इंतजार यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति कर रहा था। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी डिग्निटरीज के लिए जो मंच पर जो आज का उद्घोष है, एक श्रेष्ठ चुनाव, उनके लिए इससे अच्छे प्रतिनिधित्व आपको नहीं मिल सकता। ये को देश और विदेश तक पहुंचाएंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत नव निर्वाचित महानगर अध्यक्ष आदरणीय महेश चौहान जी का मैं मंच पर आपसे
आज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आकर के अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय महेश चौहान जी। एमएलसी श्री मोहित बेनीवाल जी। आज का ये जो उद्देश्य है, मुझे लगता है कि आधा तो हमने वैसे ही इसको पूरा कर लिया है। जी हाँ, आदरणीय कैप्टन विकास गुप्ता जी मंच पर आते हुए आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, इतना बड़ा सदन जिसमें इतनी जनता हो, उसमें शांति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो एक बार सभी हमारे डिग्निटरीज के स्वागत में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अभी कुछ दिन पहले हम सब एक साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र। बहुत सुंदर। तो सर, ये है आपकी जनता जो हर समय हमारा साथ देने के लिए तैयार है। हम कुछ भी पीड़ा उठाएं, उसमें साथ चलने के लिए तैयार रहती है। ऐसी आपकी जनता। और पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन इस मंच पर, इस सम्मानित मंच पर। और मैं एक बार हम सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और आयोजक आदरणीय डी.के. गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियां, और संयोजक आदरणीय कालूराम चौधरी जी के लिए भी जोरदार तालियां। कि संडे का दिन, और संडे के दिन जिसके लिए आप घर से बाहर निकल जाएं, आप ये मान लीजिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। तो ऐसे हैं हमारे आज के आयोजक और संयोजक श्री डी.के. गुप्ता जी और कालूराम चौधरी जी। ये प्रेम और स्नेह। प्यारे साथियों, हमारा जो मंच है, सम्मानित मंच, वो सज गया है। हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि हमारे भारत के श्रेष्ठ व्यक्तित्व, जिन्होंने जीवन के लिए और इस देश के लिए बहुत ही समर्पण किया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे शुभ अवसर पर दीप प्रज्वलित करके और यहाँ पर आकर आज के इस विशेष कार्यक्रम को रोशन करें। और आज आपकी वाणी में मां सरस्वती का वास हो और आपके हर जीवा पर वो शब्द आए जो कि आज के इस दिन को महान बना। भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित किया जाएगा। और ये दीप हमारे राष्ट्र की एकता, ये दीप हमारे देश की एकजुटता, ये दीप वो जहां कहीं भी अंधेरा है उसको रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, ये दीप हमारे भारत की अखंडता को दर्शा रहा है। और भगवान के आशीर्वाद के बिना किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जोरदार तालियां दीप किया है हमारे आज के नए मुख्यमंत्री सुनील बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके वन नेशन, वन इलेक्शन एंड वन सिस्टम इलेक्शन, उसकी घोषणा दीप के साथ ही प्रज्वलित कर दी है। और ये एक अपने आप में एक कानून बनेगा। नागर साहब, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर लिया है उनको छू लीजिए, समझिए कि दीप, कई दीप ज्वलित हो गए। और विकास जी, नागर जी, किरिजन जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, ये सब माला अर्पण मां भारती के चित्र पर माला अर्पण करेंगे। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी हमारे फिलिक्स के हॉस्पिटल के जो फाउंडर हैं, उनके द्वारा हमारे बीच में
महानगर अध्यक्ष श्री महेश चौहान जी आ चुके हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगी मंच पर आके बैठे। माला जरा दिखाइए जल्दी से। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और आइए भारत माता की जय बोलते हुए वंदे मातरम सब लोग साथ में गाएंगे। आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Artist, please ready. Please play. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जी हाँ, जब आपकी आवाज तेज होगी तो वो अपने आप कार्य सिद्ध हो जाएगा। वन नेशन, वन नेशन। सब लोग एक साथ वंदे मातरम गाएंगे। पीछे से आप गाना चला दीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आयोजक आदरणीय DK गुप्ता जी और संयोजक कालूराम चौधरी जी से कि वो हमारे आज के चीफ गेस्ट का बुके दे करके स्वागत और सम्मान करें। हमारा सौभाग्य कि आज हमें ऐसे प्रवक्ता को सुनने का मौका मिलेगा जो हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और हमारे सपनों को पढ़ दे रहे हैं। श्री DK गुप्ता जी और कालूराम चौधरी जी, हमारे चीफ गेस्ट श्री सुनील बंसल जी का, राष्ट्रीय महामंत्री जी का स्वागत करते हुए आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ आनी चाहिए। जी हाँ, तालियों से बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, तालियों की थोड़ी सी कमी थी यहाँ दर्शक। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। Now the welcome address and the presentation of the bouquet. Yes, please bring. अब मैं हमारे जो आज के विशेष अतिथि है सुरेंद्र नागर सिंह जी, राज्यसभा सांसद हैं और हमारे सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका स्वागत करना चाहूंगा। तो भी लेकिन कालूराम चौधरी स्वागत करें। लेकिन तालियां बजती रहनी चाहिए, ताली लगातार। आज के हमारे दूसरे विशेष अतिथि सांसद और पूर्व मंत्री
श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर रश्मि को बोलूंगा मैं ऊपर आ जाना, डॉक्टर रश्मि कहीं आता है तो। हमारे विशिष्ट अतिथियों का आदर सत्कार और सम्मान। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय श्री पंकज सिंह जी विधायक और हमारे जो राष्ट्र भारत उत्तर प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष, उनका स्वागत करना चाहेंगे। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री नरेंद्र भाटी जी का, जो हमारे एमएलसी जी हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगा। अब मैं हमारे जो दादी विधायक माननीय तेजपाल नागर साहब का स्वागत करना चाहूंगा। कैप्टन विकास गुप्ता जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। भैया चौहान जी, हमारे नगर अध्यक्ष। एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी। जोरदार तालियां बजाओ भाई, मजा नहीं आ रहा है, जोरदार तालियां। हमारे जो नोएडा के नगर भाजपा चौहान साहब, उनका स्वागत करना चाहेंगे। और अब मैं जो आज के सबसे अति महत्वपूर्ण गरिमामय उपस्थिति है जिनकी, उन चाहूंगा, उनका सम्मान करना चाहूंगा। तो हमारे पद्म श्री डॉक्टर सौमित्र रावत साहब, जो गैस्ट्रो साइंसेज के चेयरमैन हैं, लिवर ट्रांसप्लांट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। अब मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने कहूंगा कि कुछ स्वागत वो भी कर दें। मैं अब आज के जो दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं, पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस एसआर सिंह का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे जो तीसरे मुख्य वक्ता हैं, डीजीपी पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब, आईपीएस ऑफिसर हैं, चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, उनका मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। और मैं इन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े कम समय में, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आके इस मंच को सुगोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो हमारी इनसाइड टीम है, उनको मैं एक एक करके मंच पर आमंत्रित करूंगी और वो सब हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। अति स्नेह और प्रेम जो है उनका सर की तरफ, वो दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्री सुरेंद्र नागर जी को, राज्यसभा सांसद जो है, कि वो आए और मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। और देखो ना, दिखा तो रे, देखो। अच्छा, तो हमारे कुछ आज के विशिष्ट अतिथि हैं जो आए हैं, सबको मैं स्टेज पे वन बाय वन बात करना चाहूंगा, वो आए और हमारे जो गेस्ट का स्वागत करें। विमला माथुर जी, मुन्ना कुमार शर्मा जी, धर्मपाल गोल जी, जब तेजी से स्टेज पे आए, हमारे मुख्य अतिथि और अतिथि का स्वागत करें। अच्छा, मैं समझ आऊंगा कि बहुत समय की कमी है और हमें बहुत कई सारे अतिथियों को सुनना है, श्रोताओं को। तो आज का जो कार्यक्रम है, हम सबको मानते हैं नाम लेके कि सब लोगों ने स्वागत कर दिया है, सबका भरपूर स्वागत हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के, जोरदार तालियां एडवोकेट रविंद्र चौधरी जी के लिए, अजय शर्मा जी के लिए, महेश चौहान जी के लिए, पद्म सिंह भाटी जी के लिए, रविंद्र शर्मा जी के लिए, श्री एनपी सिंह जी के लिए, श्री विपिन मल्लन जी के लिए, श्री डॉक्टर सुनील लोहारा जी के लिए, राजकुमार चौधरी जी के लिए, अहमद अग्रवाल जी के लिए, बीना लवानिया जी के लिए, धर्मपाल गोयल जी के लिए, पीके गुप्ता, वैकल्पिक साधन यूनिवर्सिटी, रोहित सहाय जी, एडवोकेट राजकुमार शर्मा जी, लिटराज जी, मीतू पुरी शिका कौवे से और मीडिया के बहुत सारे प्रतिनिधि संत जी, इन सबको मैं वर्चुअली स्वागत करवा रहा हूँ कि आप लोग वहां से बैठ के तालियां बजाएं। सीमा गुप्ता जी, आज तक, अजय गोयल जी, हरीश कबरवाल जी, सुमिता अवस्थी, एनडीटीवी, अजय त्यागी चेयरमैन, ये बहुत सारे लोगों का सबका जोरदार स्वागत मैं करवा दिया है। सब लोग तालियां बजाएं, जोरदार सबका स्वागत हम मान रहे हैं, वर्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर ने एक ही इंजेक्शन में सबका इलाज कर दिया।
सर सब आप वेलकम एड्रेस भी हो गया सर आपका। जी अभी सर ने सबका स्वागत किया, तो सबसे पहले मैं आदरणीय डी.के. गुप्ता जी को ही वेलकम एड्रेस के लिए बुलाना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, आप पानी पी लीजिए। बहुत बड़ा जिम्मा आपने अपने कंधों पर उठाया है और मुझे लगता है कि एक बार अगर जोरदार तालियां आ जाए तो वो मोटिवेशन थोड़ी और यहाँ पर आ जाएगी। श्री डी.के. गुप्ता जी फेलिक्स हॉस्पिटल फेलिक्स ग्रुप के कर्ता धर्ता हमारे बीच। आप सभी को सादर प्रणाम, नमन है मुझे आप सबका। और आप सभी से मैं सिर्फ 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। कृपया करके अपना हाथ उठाकर हाँ में अगर आपका आंसर तो कृपया अपना हाथ जरूर उठाएं। पहला सवाल, क्या आप जानते हैं कि बार-बार चुनाव कराना देश हित में नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। यस और यस। थैंक यू सो मच। क्या आप सहमत हैं कि बार-बार चुनाव होने से देश का विकास कार्य रुकता है? यस और यस। प्लीज रेज योर हैंड। हाँ नहीं दिख रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से पैसा और समय दोनों बचेंगे एवं देश की तरक्की होगी? यस और यस। थैंक यू। क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं? करते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने सच बोला। और मैं बताना चाहूंगा आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहाँ से जाने के बाद आपको बिल्कुल लगेगा कि आपने अपने समय की कोई बर्बादी नहीं की है और बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा अच्छी चीजें लेके गए हैं। आप सबने अपने संडे के बिजी शेड्यूल से जो समय निकाला है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय आज की जो मुख्य अतिथियों को बताना चाहूंगा, जितने लोग हॉल के अंदर बैठे हैं उतना एक स्क्रीन बाहर लगी हुई है, वो बाहर बैठे हुए हैं। तुम सब जो बाहर लोग बैठे हैं उन सब के लिए जोरदार तालियां और अंदर वालों के लिए जोरदार तालियां। मैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और अपने 85 के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता माननीय श्री सुनील बंसल जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी एवं नेशनल को कन्वीनर वन नेशन वन इलेक्शन का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। खूब जाना चाहिए और देर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट कालू चौधरी का स्वागत करना चाहूंगा। जरूर तालियां बजाएं। आज के जो कार्यक्रम में उपस्थिति है डॉक्टर पद्म श्री सौमित्र रावत जी, आज के दूसरे जो विशिष्ट अतिथि हैं लेफ्टिनेंट जनरल पूर्व नितिन कोहली जी, रिटायर्ड जस्टिस श्री एस.आर. सिंह जी, ऑनरेबल चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश आईपीएस डॉक्टर विक्रम सिंह, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। इन सभी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। जोरदार ताली। ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि हो, तो मंचासीन अतिथि बैठे हो, सबके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। जोरदार ताली हो जाए। हमारे मंच में उपस्थित राष्ट्रीय भाजपा सचिव श्री सुरेंद्र नागर जी, सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सांसद लोकसभा श्री महेश शर्मा जी, पूर्व प्रधानमंत्री एवं मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, विधायक नोएडा एवं उपाध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश श्री पंकज सिंह जी, विधायक दादरी श्री देवपाल नागर जी, विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कैप्टन विकास गुप्ता जी, पूर्व विधायक एवं मंत्री राव सिंह नागर जी, हरिचंद भाटी जी, श्री ज्योतिमुल्ला भाटम जी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष महेश चौहान जी, श्री बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री अभिषेक शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र चौधरी जी, समाज सेवी दीना लवानिया जी, रोहित सहाय जी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन एडवोकेट प्रमेंद्र सिंह भाटी जी, अध्यक्ष होनरबल श्री योगेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष डीटीआरडब्ल्यू श्री एनपी सिंह जी, अध्यक्ष एनईए श्री विपिन मल्ल जी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह भाटी जी, श्री विजेंद्र सिंह मुंशी जी, चेयरमैन ग्लोबल स्कूल श्री धर्मवीर सिंह जी, चेयरमैन मदर हॉस्पिटल मूलचंद जी, अनुपम घोष जी, आईएमए अध्यक्ष सुनील लवाना जी, नोएडा एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकुमार चौधरी जी, आकांक्षा समिति की डायरेक्टर अंकिता वर्मा जी, व्यापार मंडल से अमित अग्रवाल जी, डॉक्टर हरिचंद सफरवाल जी, श्री अजय त्यागी चेयरमैन हॉस्पिटल आरडब्ल्यू अध्यक्ष और अजय गोयल जी, और बहुत सारे लोग जो रिटायर्ड एडीबी लेफ्टिनेंट जनरल चित्रवेदी जी एवं अन्य अधिकारी जी, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत धांत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हमारे, इन सबका मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट अखिल भारतीय सेवा संघ के लोग जो बैठे हुए हैं, मारवाड़ी के भी लोग बैठे हुए हैं,
मीडिया मंत्रिमंडल के लोग जो बैठे हुए हैं, मुन्ना कुमार जी, दैनिक जागरण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी समाज सेवी, आरडब्ल्यू, एओए, कॉर्पोरेट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, धर्मगुरु, साइंटिस्ट, इस हॉल में पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी वर्गों, सभी संगठनों का प्रतिनिधित्व है। उन सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ because समय की कमी है, बट जितने लोग बैठे हैं सब लोग कहीं ना कहीं सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग के हैं। इसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ स्कूल में हैं। तो आपका मैसेज हर जनरेशन को जाएगा, हर वर्ग को जाएगा, हर संस्था को जाएगा, हर संगठन को जाएगा। किसान भी है भैया, बिल्कुल सारे किसान है। तो मैं कह रहा हूँ सारे वर्ग, सारे संस्था, कोई संस्था रहेगी तो प्लीज नाम बोलते हैं, दोबारा बोल देंगे, माफी चाहूंगा कोई छूट रहा है। हमारे सभी पत्रकार जिनकी कलम से सब लिखा जाना। जी बिल्कुल, मैं बोला प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, सब लोग हैं यहाँ पे। कोई और रहेगा तो सिर्फ जोड़ता नहीं है, जो नहीं बोला मैं सिर्फ जोड़ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबको एक ऐसे व्यक्ति और जो ऐसा व्यक्ति जो हमारा आज मुख्य अतिथि भी है और जो हमारे आज के प्रमुख वक्ता भी हैं, उनके बारे में चंद शब्द बताऊंगा। नहीं सर, थोड़ा श्री सुनील बंसल जी के बारे में बताऊंगा। इनका जन्म 20 सितंबर 1969 को शनिवार को राजस्थान के कोटपुतली नगर में एक मध्य वर्गीय हिंदू वैश्य समाज में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जीवन में ही आरएसएस जुड़कर राष्ट्रीय सेवा का संकल्प लिया। श्री सुनील बंसल जी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1989 में राजस्थान विश्वविद्यालय से हुई, जहाँ पे छात्र संघ के महासचिव के रूप में हुई। उसके उपरांत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े एवं 1990 में आरएसएस के प्रचारक के रूप में कार्य शुरू किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इनकी राजनीतिक यात्रा का है, वो 2010 से 2014 का है, जिसमें इन्होंने लीड किया युवा अगेंस्ट करप्शन, एक राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय संस्था थी, जिसने पूरे देश में सारे युवाओं को संगठित किया, पूरा देश हिला दिया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम चलाई और बहुत सारा काम किया। उससे इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसके अलावा 2014 में इनको उत्तर प्रदेश प्रभारी का सह प्रभारी बनाया गया और माननीय अभी प्रेजेंटली सर हमारे राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के और कोर मेंबर है। करंट जो हमारा जो वन नेशन वन इलेक्शन का अभियान चल रहा है, इनके अब मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा मुख्य अतिथि जी, आपके आने से पहले हमने एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें लगभग 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उस सर्वेक्षण को हमने स्केल करवाया बाकायदा, उस पर तो मत लिया, तो जो मत दिखाया उसको रिजल्ट आप दिखाना चाहूंगा। एक बार जोड़ो करें, उसका स्वागत करें जोरदार। तो पक्ष में लोगों ने 97% लोगों ने मत दिया है और विपक्ष में 2% लोगों ने दिया है। सिर्फ 1% ऐसे लोग जो कंफ्यूज हैं, उनको भी हम लोग के धारा में ले आएंगे। आपको बता देता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। एक बार हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्रीमान मंडल जी का जोरदार दोबारा स्वागत करता है मुझे जोरदार। अरे अब मत बोलो तुम। अब सूक्ष्म उद्बोधन है, समय की मर्यादा है, तो सबसे हम लेफ्टिनेंट पुलिस से निवेदन करेंगे कि वो दो शब्द संक्षिप्त में जरा जोरदार ताली उद्बोधन, सूक्ष्म उद्बोधन, क्योंकि समय का ध्यान में रखते हुए हमें आदरणीय मुख्य अतिथि जी से जल्द के विचारों को लेना। आज के सभा के मुख्य अतिथि जी श्री सुनील बंसल जी और मंच पर विराजमान सभी निर्माण्यगण सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बोला गया है कि समय की बहुत कमी है और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में काफी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। सिर्फ 2-3 बातें मैं छोटी छोटी बोलना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट हमारे राम गोविंद जी ने जो स्टडी करी थी उसमें बताया था कि अगर एक ही बार इलेक्शन होता है तो इसमें 1.35 लाख करोड़ रुपीस सरकार का बचता है। ये तो सरकार का है, उसके अलावा जो बाकी लोग पैसा लगाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पैसा लगाते हैं, वो सारा पैसा हमारा बचता है। और दूसरा, अगर कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है यहाँ पर, तो वो ये देखता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं, क्या हमारी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, आज वो फैक्ट्री लगाएगा, कल को उसको फिर कहीं जाना पड़ेगा। तो वो स्टेबिलिटी भी वन नेशन वन इलेक्शन से आएगी, ताकि 5 साल के लिए हमारी सरकारों को फ्री हैंड मिल सके अपना काम करने का। और
ये भी स्टडी में कहा था कि जीडीपी हमारी 1 से 1.5% बढ़ेगी, जो कि 4.5 लाख करोड़ के करीब होती है। ये सब बातें देशवासियों को पता है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग इसको फिर भी अपोज करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि देश उनके लिए सेकंड है। 1952 से लेकर 67 तक ये रहा, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया। कई बार जो देश हित में सोचने वाले लोग हैं उन्होंने इसको लाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने इसका अपोज किया। आज हमारा देश जहां पर खड़ा हुआ है अमृतकाल के अंदर, और हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस समय हमारे देश की, पूरे विश्व के अंदर 5वीं जरूर है, अभी 4थी होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, और थर्ड आ जाएगी 1 आध साल के बाद में। चारों तरफ से जो इस गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इकोनॉमी के अलावा जो प्रोग्रेस हमारी तरफ हो रही है, आप ये सोचें कि हमारी गवर्नमेंट जो है इतना काम कर रही है जब इसका एक हाथ पीछे बना हुआ है, क्योंकि कई ताकतें उनको पीछे खींचती रहती हैं। कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो उसका अपोजिट जरूर करना है, चाहे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए बोले या 3 तलाक को खत्म, किसी बात को भी बोले उसका अपोजिशन उन्होंने जरूर करना है, ताकि वो इसी में उलझे रहें। ये इलेक्शन जब बार बार होते हैं, पिछला इलेक्शन जब हुआ था आपके गाजियाबाद के अंदर ही 24 प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। इससे नुकसान सिर्फ देश का होता है। थैंक यू। तो इस बात को आप जरा ख्याल करके रखें। अच्छा, एक लास्ट बात, हमने क्या करना है जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हमने अपनी सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। चाहे हमने सोशल मीडिया पे सपोर्ट करना है जाकर के, कोई आंदोलन है तो वहाँ सपोर्ट करना है, कोई वोटिंग सर्वे होती है वहाँ पे सपोर्ट करना है, तो हमारा सब या बाकी लोगों से बात करके सपोर्ट करना है। हम लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और पब्लिक ओपिनियन से सरकार भी, जुडिशियरी भी और बाकी भी सब प्रेशर में आते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। समय की कमी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दूसरा जो करना वो उपस्थिति है डीजीपी विक्रम साहब को, डीजीपी और आईपीएस ऑफिसर अनुरोध करूंगा कि अपना जो मुख्य भाषण दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। 60 सेकेंड्स। थैंक यू डॉक्टर डी। 60 सेकंड में 5 सेकंड सभा, 55 सेकंड। आज की सभा के मुख्य अतिथि परम यशस्वी सुनील बंसल जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, पंकज सिंह जी माननीय विधायक जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, पद्मश्री डॉक्टर रावत जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, मान्यवर, आपके आगमन के पूर्व ये सारस्वत सभा थी, अब ये सिंहों की राज्यसभा हो गई है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देखिए, अगर 10,000 रुपए की प्लेट पे खाना दिया जाता ताज में, तो इसके आधे से आधे के आधे लोग आते। आपके स्वागत में, आपके वचनामृत को सुनने के लिए आज देखिए सिंहों पे लोग बैठे हैं। ये नोएडा की ग्रीन है, और बाहर ऐसा क्राउड है जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं लाठी चार्ज वाला क्राउड आज बाहर इकट्ठा हो चुका है। लेकिन 5 बुलेट पॉइंट, 30 सेकंड है मेरे पास। नंबर 1, ये एक अनिवार्यता है, अब ये विकल्प नहीं रहा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो खर्चा 10.5 करोड़ का था सन 51 में, आज वो 50,000 करोड़ हो गया है, और अब ये 1 लाख करोड़ होगा। इसमें कितने एम्स बन सकते थे, कितने आपको सोच सकते हैं। और पुलिस के दृष्टिकोण से जो बूथ कैप्चरर्स, जो आपराधिक तत्व होते हैं, जो शराब माफिया होता है, वो जब पूरे देश में फैल जाएगा तो पुलिस और प्रशासन का काम आसान हो जाएगा। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि ये संभव है, देश कह रहा है ये संभव है, सुनील जी कह रहे हैं संभव है, हमारी पार्लियामेंट कह रही है संभव है। तो जो नहीं कह रहे हैं वो 1% में है, और वो भी हमें लगता है पथभ्रष्ट है, और उनको लगा करके वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा, उत्कृष्ट जागृति प्राप्त वरानी बोधक, ये कठोपनिषद का है कि जब तक आपका गंतव्य न पहुंच जाए, ये हमारा धर्म है कि सुनील जी के परिपक्व मार्गदर्शन में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा स्फूर्ति आप सभागार में देखा है, मैं चाहता हूं कि पूरे देश में हो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नाउ ऐसा सिंह जी। अब मैं आज के जो दूसरे अतिथि हैं, पूर्व जस्टिस माननीय श्री एकांत सिंह से अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। हमारे ऑनरेबल जस्टिस जरा जोर आता है। समारोह के अध्यक्ष काउंसिल के संयोजक डॉक्टर गुप्ता, संयोजक
चौधरी साहब, मुख्य माननीय श्री बंसल जी, पंचासी विशिष्ट जन, 25 सज्जनों और दीदी, एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात हो रही है, तो बहुत से लोगों के लिए नई बात है, लेकिन हमारे लिए पुरानी बात है, क्योंकि हमने 52 में, 57 में, 62 में और 67 एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव दे चुके हैं और बहुत एक्टिव तरीके से दे चुके हैं। वो इसलिए इन सभी चुनावों में हमारे पिताजी लड़े, 52 में लोकसभा का चुनाव लड़े, 57 में विधानसभा का लड़े, 62 में विधानसभा का लड़े, 67 में विधानसभा का लगे, 67 में पहली बार जीते और समझी सरकार बनी यूपी में, उसमें वो शामिल हुई। उसके बाद मध्यावधि चुनाव हो गया, 69 में फिर चुनाव हुआ, उसमें भी लड़े, उसमें भी जीते, फिर मंत्रिमंडल में आए और 77 में लोकसभा में जीते हो। तो हमें बहुत एक्टिव तरीके से देखने का मौका मिला है एक राष्ट्रीय चुनाव का। तो इसमें जो आलोचना करने वाले हैं, जैसा कि मुझे पार्लियामेंट के डिबेट से मालूम हुआ, दो दलों ने कहा, एक तो ये कि सर संविधान की मूल ढांचा का उल्लंघन, और दूसरा ये कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है। तो मैं उनसे कहूंगा, उन्होंने कोई ऐसा प्रावधान नहीं बताया, कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे संविधान की मूल ढांचा का उल्लंघन होता। दूसरा ये संविधान के अनुच्छेद 328 में विधानसभा को पावर है असेंबली और विधान परिषद के बारे में कानून बनाने का, सब्जेक्ट टू द कंडीशन लोकसभा का कोई कानून नहीं है, तो वो अपनी जगह बरकरार है। कोई जो मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चर है तो ये बर्बाद नहीं हो रहा है, ये कहने की बातें हैं। और तो संविधान की है और समय की कमी है, मैं भी जी को सुनने आया था और आप लोग भी को सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका मैं अभी जो आप दूसरे हमारे अभी विकसित अतिथि हैं जो हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद इबादत साहब हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो तो अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी कम हो रही है, तेज तालियां। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैं इंग्लैंड में था 17 साल और दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, लेबर और कंजर्वेटिव। इलेक्शन हमारे यहाँ अगर केवल 5 साल में सारा इलेक्शन हो, इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए 6 महीने लगते हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए और स्टार्ट करने के लिए 3 महीने लगते हैं। 9 महीने हमारे डेवलपमेंट के बर्बाद हो गए। कम से कम 4.25 साल कंटिन्यूएशन डेवलपमेंट होगा, वो बहुत बढ़िया होगा। अभी क्या रहता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन फाइटिंग मोड में हर साल रहती हैं, साल में 3 बार 4 बार रहती हैं। एक बार इलेक्शन हुआ, जो जीता उससे मित्रता भी बनती है। जो अपोजिशन पार्टी है उन्हें मालूम है अब 5 साल तक कुछ नहीं होना है, वो भी 3 महीने नाराज रहेंगे, 6 महीने नाराज रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी ये सोचेंगे 5 साल बाद इलेक्शन है, झगड़ा क्या करना, देश का डेवलपमेंट करें। और जो जब भी इलेक्शन होता है उस समय जितने भी हमारे डेवलपमेंट कार्य हैं वो रुक जाते हैं, बिकॉज आचार्य संहिता लग जाती है, डेवलपमेंट रुक जाते हैं, नए काम आप कर नहीं सकते। उसमें वही होता है, बार बार इलेक्शन हुए, बार बार ये हुआ। और उसके साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे लगी हैं, नक्सलाइट एरिया में लगी हैं, वो उनको मूव करना होता है। हमारा बॉर्डर फॉरस हो जाता है। नक्सलाइट के जो मंसूबे हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। मेरे हिसाब से एज ए जनरल पब्लिक, वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी इज वेरी गुड।
खर्चा बचेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगी और पॉलिटिकल पार्टीज में मित्रता और प्यार भी बढ़ेगा, जो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री डॉक्टर पवित्र रावत साहब। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। जो जिनके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, जिनको हम सुनने आए हैं, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं और जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं, उनकी कोई ऐसा नहीं कि उनको पहचान के लिए वो अछूते हों, उनको सब जानता है, पूरा देश जानता है, वो क्या कार्य कर रहे हैं सब जानते हैं। और मैं आपके उद्बोधन से पहले आपको श्रीमान एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप जो भी संदेश देंगे हम सब उसको जन जन घर घर तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच। और प्लीज वेलकम आज के जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता है श्रीमान सुनील बंसल जी। जोरदार तालियों से सब लोग खड़े होकर की स्टैंडिंग ऑर्डर देंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार थैंक यू। और जोरदार ताली। आज के इस प्रबुद्ध समागम में मंच पर हमारे पूर्व पुलिस महानिदेशक माननीय विक्रम सिंह जी, माननीय नरेंद्र कोहली जी, माननीय डॉक्टर सुमित्रा रावत जी, माननीय न्यायमूर्ति सताराम यादव जी, हम सबके यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय पंकज सिंह जी, सुरेंद्र नागर जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, इस सभागृह में सभी उपस्थित यहाँ के अलग अलग संगठनों से आए हुए ऐसे प्रबुद्ध नागरिक भाइयों और बहनों, विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रयास किया, ऐसे डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, कानूराम जी और मंच के नीचे बैठे हुए हमारे अशोक कटारिया जी, जिन्होंने विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किया। मैं आप सबको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। अभी मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम सबके सामने विषय रखा कि क्यों आवश्यक है देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन होना। हम सब जानते हैं देश की स्वाधीनता से ही भारत ने डेमोक्रेसी लोकतंत्र को अपनाया। देश की स्वाधीनता के बाद हमने कहा अब भारत यह लोकतंत्र की व्यवस्था से चलेगा। हम सब जानते हैं जहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहां पर चुनाव भी आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र को अगर चलना है तो चुनाव उसका एक अनिवार्य पार्ट है। ये चुनाव की व्यवस्था भी निष्पक्ष और स्वस्थ तरीके से चलती रहे, यह भी एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगर हम देखेंगे जैसे बड़े विशाल देश में आज बार बार चुनाव होना ही हम सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन करके आया है। देश जब स्वाधीन हुआ और पहला चुनाव हुआ उस समय भारत में 17 करोड़ 32 लाख वोटर थे। आज 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय भारत में 96 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। यह बढ़ते वोटर की संख्या, चुनावों में बढ़ता खर्चा, बढ़ते हुए कई प्रकार की राजनीतिक समस्याएं, उन सबको ध्यान में रख करके देश में अब एक बहस शुरू हुई है कि क्या हम अपने देश में चुनाव की व्यवस्था में कुछ सुधार ला सकते हैं क्या। और केवल चुनाव सुधार की नहीं, अगर हम देखें तो अपने देश में समय समय पर ऐसे रिफॉर्म्स हम देश की आवश्यकता के हिसाब से करते आए। अगर आज हम विचार करें तो जिस प्रकार से बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, देश में रहने वाले 40 करोड़ लोगों के मन के जो सपने हैं, जो जनाकांक्षा है, उन सबको ध्यान में रखकर हमेशा हम देश और समाज की आवश्यकता के हिसाब से व्यवस्थाओं में बदलाव, रिफॉर्म्स लाते रहते हैं। मैं तो अभी चर्चा नहीं कर सकता हूं, आज समय कम था, लेकिन माननीय विक्रम सिंह जी अगर चर्चा करते तो शायद बहुत सारे ऐसे कानूनों की चर्चा करते
समय और देश की आवश्यकता के हिसाब से जिन कानून की व्यवस्थाओं में बदलाव किया, हमने अपने देश के स्वाधीनता से लेकर अब तक आज वर्तमान में कौन सा हमको प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाहिए, उस स्ट्रक्चर में भी हमने समय समय पर बदलाव किए। हमने देश की अपनी शिक्षा नीति में कई बार बदलाव किए हैं। तो समय की आवश्यकता, देश की आवश्यकता के हिसाब से ये बदलाव जो हम करते रहे हैं, उसी में अपने देश की ये जो चुनाव की व्यवस्था है, इस पूरे चुनाव की व्यवस्था कई बार हमने रिफॉर्म्स किए हैं। हम सब जानते हैं कुछ साल पहले तक हम सब लोग बैलेट पेपर से वोट डाला करते थे, आज हम ईवीएम से वोट डालते हैं। 2 साल पहले तक भारत का 21 वर्ष का नौजवान आज इस देश के अंदर हम अब 18 वर्ष का नौजवान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। यानी हमने समय समय पर अपने चुनाव की व्यवस्थाओं के अंदर भी बदलाव किया है। अगर हम अपने देश के एक आंकड़े को देखें जिसकी अभी एक चर्चा हुई, देश के अंदर 95 से लेकर आज 2025 तक 30 साल हो गए भारत में। एक भी साल ऐसा नहीं है जब देश में कहीं पर चुनाव नहीं हुए हो। यानी पिछले 30 साल से भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं और देश के किसी ना किसी हिस्से में आचार संहिता लगी रहती है। एक महाराष्ट्र का मैं एग्जांपल देता हूं। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए। इस महाराष्ट्र के चुनाव के पहले का जो 5 साल का सत्र गया है, उसमें 5 साल में 300 दिन अकेले महाराष्ट्र में किसी ना किसी चुनाव के कारण से आचार संहिता लगी रही। अगर हम तो 5 साल में चुनाव के कारण से अलग अलग प्रांतों में कम से कम 9 महीने से लेकर 1 साल तक का समय ऐसा रहता है जब भारत में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव, यानी हर चुनाव के कारण से एक लगभग जो अनुमान निकल करके आता है, पूरे 5 साल में 9 महीने से 12 महीने तक ये आचार संहिता हमारे देश में लगी रहती है। और कंटिन्यू चुनाव होने के कारण से आज अपना देश हमेशा एक इलेक्शन के मोड पे रहता है। जब देखो कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। आज हमारे सामने, देश के सामने जो बार बार चुनाव के कारण से जो कई समस्याएं ध्यान में आई है, उनके कुछ प्रमुख बिंदु हम सबके सामने आए हैं। मैं केवल उनकी कुछ जानकारी देकर फिर अपने विषय को आगे बढ़ता हूं। हम चर्चा करते हैं कि बार बार चुनाव होने से देश के सामने क्या समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है कि अपने देश में बार बार चुनाव होने के कारण से हम अपने देश के जो विकास के काम हैं, वो सारे के सारे विकास के काम डिले हो जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जो काम 3 साल 4 साल में पूरा होना चाहिए था, वो काम कई वर्षों तक पेंडिंग होने के बाद में कभी पूरा होता है। यानी बार बार चुनाव अपने देश की सबसे बड़े विकास में बाधा दिखाई देते हैं। यानी आज हमारा भारत विकास की दृष्टि से जितना आगे बढ़ना चाहिए था, ये चुनाव के कारण से हम अपने देश में विकास की स्पीड को स्लो कर रहे हैं, कम हमारे यहाँ काम हो पा रहा है। बार बार चुनाव होने के कारण से जो खर्चे का विषय आया है, मैं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर आंकड़ा देता हूं, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 1,35,000 करोड़ रुपया केवल सरकार का चुनाव आयोग का खर्च हुआ है, ऐसा एक अनुमान है। अब आप सोचिए, अगर एक चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपया, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियों का खर्चा जोड़िए, इसके अलावा प्रत्याशियों का खर्चा जोड़िए, जोड़ते हैं तो लगभग एक लोकसभा चुनाव का खर्चा ये 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है।
और देश में होने वाले सारे विधानसभा चुनाव, जो 5 साल में सभी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, उस सारे खर्चे को अगर हम और जोड़ ले तो ये अनुमान है कि 7 लाख करोड़ रुपया इस देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर देश में खर्च हो रहा है। आप और हम सब जो मिलकर डॉक्टर महेश शर्मा जी को या पंकज सिंह जी को जो वोट डालकर आए होंगे, आपका एक वोट का खर्चा 1400 रुपए में पड़ता है। इस बार के चुनाव में एक वोटर का खर्चा 1400 रुपया, जो आप वोट डाल करके वापस आए, आपका वोट करवाने के लिए चुनाव आयोग का खर्चा 1400 रुपया प्रति वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में था। अब आप सोचिए, अगर भारत जैसे जिसकी इकोनॉमी, जिसकी विकास की गति इतनी तेजी से बढ़ रही है, और वहां के उस देश में चुनाव पर 5 से 7 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी एक समस्या है। हम विचार करें, इस देश के अंदर कितनी बड़ी हमारी मैन पावर है, जो देश के लिए काम करनी चाहिए, देश के विकास के लिए, प्रगति में जिसका योगदान होना चाहिए। वो मैन पावर इन चुनावों के कारण से उसका कितना समय खराब हो रहा है। भारत में होने वाली सैटरडे संडे की छुट्टी निकाल लीजिए, बाकी के जितने हॉलीडे होते हैं वो सब निकाल दीजिए, और चुनाव में लगने वाली आचार संहिता को ध्यान में रख करके हम निकालते हैं, तो किसी एक व्यक्ति ने पूरा एनालिसिस किया है कि लगभग हमारा 172 दिन आचार संहिता और छुट्टियों में चला जाता है। अब आप सोचिए, जिस देश के अंदर आज लोगों को ज्यादा काम करने की उम्मीद है, लोग ज्यादा काम करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, इस देश का उत्पादन बढ़े, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, हमारे देश की जीडीपी बढ़े, हम देश को वहां ले जाना चाहते हैं, और उस देश के अंदर हम काम करने वाले सभी लोगों का समय, वर्किंग ओवर, वर्किंग डे हमारे देश में कम होते जा रहे हैं। बार बार चुनाव के कारण से यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके सामने है। ऐसे कई प्रकार के मुद्दों की चर्चा हम कर सकते हैं, जो आज हम सबके सामने बार बार चुनाव के कारण से ध्यान में आ रही है। इसलिए देश के अंदर एक डिबेट शुरू हुई। इस समस्या का समाधान एक ही है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में हो। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में संभव नहीं है। अभी हमसे पहले वक्ताओं ने कहा कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। भारत में इससे पहले भी 4 बार जनरल इलेक्शन 52, 57, 62, 67 4 जनरल इलेक्शन भारत के अंदर लोकसभा और विधानसभा के एक साथ हुए हैं। 20 साल तक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। 67 में इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई प्रांतों की विधानसभाएं भंग की गई, लोकसभा भंग की गई। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। हमारा ये वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम वहां से बिगड़ने की शुरुआत हुई, और वहां से आज हम इस स्थिति में आकर के खड़े हुए हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले हम राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव कराते हैं। लोकसभा का चुनाव समाप्त होता है, हम जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र का चुनाव कराते हैं। कुछ महीने के बाद बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव समाप्त होगा कि बंगाल, आसाम, तमिलनाडु का चुनाव आएगा, वो चुनाव समाप्त होगा, हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। यानी हर वर्ष यह चुनाव के कारण से देश में जो डिबेट शुरू हुई कि क्या अब भारत के अंदर एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता है, उसको लेकर माननीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, संसद में बिल आया, बिल पर चर्चा हुई, बिल आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरे देश के अंदर ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जाने वाली है, पूरे देश की जनता से सुझाव लेने वाली है। हम सब जानते हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने भी 6 महीने के अंदर पूरे देश भर में दौरा किया, लोगों से मिले। 21,000 से ज्यादा सजेशन डेलीगेशन माननीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी को मिले। 18,000 पेज की रिपोर्ट है।
47 पॉलिटिकल पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने सजेशन रामनाथ कोविंद जी की कमेटी को दिए। अरे जो अभी एक सर्वे यहाँ पर आया, तुरंत करंट सर्वे जो डॉक्टर डीके गुप्ता जी ने कहा कि 97% लोग चाहते हैं कि देश के अंदर एक साथ चुनाव हो। रामनाथ कोविंद जी की कमेटी की रिपोर्ट का भी रिकमेंडेशन यही है, जो उन्होंने पूरे देश में एक व्यापक विचार विमर्श के बाद हमारे देश की संसद में जो बिल के रूप में आया। मेरा मानना है कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं, अगर एक साथ चुनाव होते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर इसमें देश की दृष्टि से क्या लाभ होगा। समस्याएं हम सबके ध्यान में आती हैं, लेकिन हम लाभ के बारे में विचार करें। अगर भारत में एक साथ चुनाव होता है, तो डॉक्टर सौमित्र जी ने भी एक बात कही, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात उन्होंने भी 3 प्रमुख बातों में कही। अगर भारत में एक साथ चुनाव होता है, तो आप देखिएगा अपने देश में राजनीति कम होगी, विकास की गति बढ़ जाएगी। आज हमारे देश के अंदर बार बार चुनाव होने के कारण से पॉलिटिक्स ज्यादा है, राजनीति ज्यादा है, विकास कम है। हम चाहते हैं कि अपने चुनाव का एजेंडा विकास बने, डेवलपमेंट बने, लेकिन हमारे यहाँ बार बार चुनाव होने के कारण से कभी भी हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट ये एजेंडा ही नहीं। किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या काम किया ये एजेंडा ही नहीं है। किस जनप्रतिनिधि ने हमारे लिए क्या काम किया ये एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा उस समय की राजनीति के आधार पर तय होता है। अगर डेवलपमेंट करने के आधार पर निर्णय होते, तो शायद अपने कई प्रांतों के चुनाव परिणाम अलग प्रकार से होते। पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के लिए वर्क परफॉर्मेंस एजेंडा ही नहीं है। हमारे यहाँ पर हमेशा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न अलग है। कारण क्या है? लोग राजनीति के आधार पर, राजनीतिक चर्चा के आधार पर, राजनीतिक वातावरण के आधार पर हमारे देश के अंदर ये मतदान कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की लाइन में सब जगह पर कहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भाषण में कहा था कि जब तक हमारे देश के लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया सिद्धांत विहीन रहेगी, उससे पैदा होने वाली राजनीति वो सिद्धांत विहीन ही होगी। अगर इस देश के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ मतदान का प्रक्रिया जाती है कि मेरी जाति का कौन है, कौन जनप्रतिनिधि है, मैं अपनी जाति को वोट दूंगा, तो उससे पैदा होने वाली राजनीति और राजनेता वो जातिवादी ही होगा। पैसा खर्च करके चुनाव जीतने वाला नेता ईमानदार नहीं हो सकता, उससे जीतने वाला नेता भ्रष्टाचार करने वाला ही पैदा होगा। हमारे वोटिंग का पैटर्न क्या है? हम मतदान कैसे कर रहे हैं? हम राजनीति किस आधार पर कर रहे हैं? क्या हमारी राजनीति का मुद्दा देश है? क्या हमारी राजनीति करने का मुद्दा समाज है? क्या हमारे राजनीति के एजेंडे के अंदर लोगों की समस्याएं हैं, वेलफेयर का मुद्दा है? किस आधार पर देश में चुनाव हो रहे हैं? जब चुनाव ही राजनीति से होंगे, विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, तो समस्या यही होगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो, तो देश के अंदर राजनीति कम होगी, विकास ज्यादा होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं, तो आज जो भी राज्य सरकारें, जो भी सरकारें चुनकर आती है, आप देखिए बार बार चुनाव होने के कारण से कई बार जो उनको समाज के हित में, देश के हित में कुछ निर्णय लेने चाहिए, अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो सरकार ऐसे लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके जिन निर्णय को लेना चाहती है उन निर्णय को ले सकती है। लेकिन आपको तो हर साल चुनाव फिक्स करना है, हर 6 महीने के बाद चुनाव होना है। अभी ये बाई इलेक्शन आ गया। सरकार देश और समाज के हित में जो निर्णय लेने चाहिए वो निर्णय नहीं ले पाती और एक अनिर्णय की स्थिति हमारे यहाँ की सरकारों में दिखाई देती है। लोगों को लगता है ये निर्णय करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, अभी ये निर्णय करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। वोटर्स को नाराज नहीं करना, क्योंकि बार बार चुनाव होने के कारण से आपको हर बार चुनाव में अपनी परीक्षा देनी है। आप चुनाव जीत करके आते हो तो आपकी जय जयकार है, आपने बहुत अच्छा काम किया। चुनाव हारे, लोग कहेंगे नहीं नहीं अभी का कुछ नहीं है, सब नीचे जा रहे हैं।
यानी चुनाव एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस होने के कारण से, आपके काम का रगत होने के कारण से एक हमारे लिए बड़ी समस्या है कि सरकारें उस प्रकार का निर्णय लेने से बच रही है। आज निर्णय किस आधार पर लिए जा रहे हैं? वोट कैसे मिलेगा? फ्री में बिजली दे दीजिए, वोट मिलेगा। फ्री में पानी दे दीजिए, वोट मिलेगा। महिलाओं को ये स्कीम दे दीजिए, वोट मिलेगा। ये कर दीजिए, वोट मिलेगा। शॉर्ट टर्म वोट लेने के लिए सभी प्रकार की देश के अंदर एक अलग प्रकार की राजनीति देश में शुरू हो गई है। क्यों हो गई है? बार बार चुनाव होने के कारण से जीतना है और वोट चाहिए, तो किस आधार पर वोट मिलेगा? तो जिस आधार पर भी वोट मिलता है उसी प्रकार की राजनीति आज देश के अंदर हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में केवल विकास आधारित राजनीति हो, उसका एक ही समाधान है बार बार चुनाव होने से पॉलिटिकल पार्टी और राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी समस्या है। उससे उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी मुक्ति मिलेगी, उन सरकारों को भी, लोगों को काम करने में फायदा होगा। हम यहाँ बैठे हुए सब लोग अपेक्षा करते होंगे कि जो हमारी जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हमारी सरकार आई है, हमारे लिए गुड गवर्नेंस दे, सुशासन दे। हम जहां भी जाए हम ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में दिखाई दे। हम सब जनता के लोग अपेक्षा ये करते हैं। लेकिन आप विचार करिए, कहां से कोई भी सरकार जनप्रतिनिधि गुड गवर्नेंस की बात करे? पूरे 365 दिन में आधे समय पर सरकार, पूरी मशीनरी, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी सारे के सारे में चुनाव ओरिएंटेड काम में लगे रहते हैं। दिन भर पॉलिटिकल काम, चुनाव का काम ही अगर चलेगा तो जो सिस्टम लोगों को गुड गवर्नेंस देने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक सुशासन की व्यवस्थाएं बनाने का, उनका फोकस ही कहां से होगा? फोकस होता ही नहीं, क्योंकि बार बार चुनाव राजनीति के कारण से उनका डायवर्जन होता है। इसलिए वो सब भी उसी प्रकार के पॉलिटिकल काम में लगे हैं। अगर हमें गुड गवर्नेंस चाहिए तो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी की, प्रशासन की, जो ये बार बार डायवर्जन होता है। आप किसी भी ऑफिस में जाइए, आचार संहिता लगी है जी, मेरा काम नहीं हुआ जी, चुनाव के बाद आना जी। चुनाव के बाद जाइए, कभी चुनाव आचार संहिता हटी है जी, जरा और 15 दिन बाद आइए। एक ही उत्तर सुनने को मिलता है। ऑफिस में जाने पर एक बहुत अच्छा बहाना है, काम नहीं करना है, आचार संहिता लगी, चुनाव है। कहां से गुड गवर्नेंस होगा? कहां से ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएगा? सारे के सारे लोगों के जो जेन्युइन काम है वो डिले होते, पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो गुड गवर्नेंस चाहिए तो एक साथ चुनाव होने से जो लोग जीत करके आएंगे उनका दायित्व है कि चुनाव के बाद 5 साल वो एक आम वोटर को जिस प्रकार का गुड गवर्नेंस चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम करे। हमें चाहिए कि वेलफेयर की स्कीम आम आदमी तक पहुंचे, जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हर गांव तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचाने वाली मशीनरी कहाँ है? जो पहुंचाने वाली मशीनरी है वो घर घर घूम करके वोटर का सर्वे करती है। जिन लोगों को नीचे तक सारी व्यवस्थाओं को पहुंचाना है वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म, वोटर लिस्ट बनाने का काम, वोटर को ढूंढने का काम, वोटर को डिलीट करने का काम, हर साल नई वोटर लिस्ट बनाने का काम, हर चुनाव में वोटर लिस्ट बनाने का काम। आश्चर्य है कि नीचे जाएंगे तो वोटर लिस्ट बनाने का ही काम चलता रहता है और उसके बाद भी जब वोट डालने जाओ तो पता चलता है आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं। यानी इतना सब पूरा का पूरा हमारा सिस्टम, सारा समय प्रशासन का, ब्यूरोक्रेसी का, नीचे तक का मैकेनिज्म, लोगों को जीवन में उनके जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, हर घर तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन पहुंचाने का काम करने वाला मैकेनिज्म कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाओं में उनका समय रहने के कारण से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम चाहते हैं कि सारी वेलफेयर स्कीम वहां तक पहुंचे तो एक साथ चुनाव कराना ही उसका समाधान है। हम चाहते हैं इस देश के लोकतंत्र के अंदर लोगों की जवाबदेही बढ़े, इस देश के लोकतंत्र में मतदाताओं की सहभागिता बढ़े। आज हमारे लोकतंत्र में आप देखिए 60% वोटर ही उसमें सहभागी होता है, 40% लोग वोट डालने ही नहीं जा रहे।
40% लोग मतदान का हिस्सा नहीं होते। 40%, 60% लोग वोट डालकर उस 60 में से जिसको 50% मिल जाता है वो जनप्रतिनिधि बन जाता है, उसकी सरकार बन जाती है। 40% लोग इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन नहीं है। आखिर कारण क्या है? क्यों हमारे देश का ये 40% मतदाता उसके अंदर निराशा है, उत्साह नहीं है? क्यों वोट डालने के लिए वो नहीं जाता है? बार बार चुनाव होने के कारण से एक आम मतदाता को अपने वोट की ताकत का एहसास ही समाप्त हो गया है। उसको ये लगता ही नहीं कि मेरा वोट मेरी ताकत है, मैं अपने इस वोट से बहुत बड़ी दुनिया को बदल सकता हूं। लेकिन आम आदमी को इसका एहसास नहीं होने के कारण से 40% लोग डेमोक्रेसी में वोट डालने ही नहीं जाते। मतदाताओं की उदासीनता को समाप्त करना है, मतदाताओं के इस निराशा को समाप्त करना है, तो उसके मन में हाँ 5 साल में मैं अपने लिए योग्य जनप्रतिनिधि चुनूंगा, मैं 5 साल में अपने लिए योग्य सरकार चुनूंगा, मैं 5 साल में मेरे लिए जो काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, उस मुद्दे पर अपना मत दूंगा। मतदाता अपना मत ही नहीं दे रहा है, तो केवल जाकर वो वोट डाल करके आता है। विचार करना पड़ेगा, अगर मतदाताओं का ये उदासीनता समाप्त करनी है तो क्या ये बार बार चुनाव होना भी उसका एक कारण है क्या? अगर एक साल चुनाव होते हैं तो शायद अपने देश की डेमोक्रेसी में हम ज्यादा मतदाताओं की, ज्यादा वोटर्स की एक सहभागिता बढ़ा सकते हैं। अगर एक साथ हमारे देश में चुनाव होता है, आप में से बहुत सारे यहाँ व्यापारी हमारे मित्र बैठे होंगे, उद्योगपति भी बैठे होंगे, उनको भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अब तो हर साल चुनाव होता है, हर कोई आता है, डॉक्टर साहब चुनाव आ रहा है, जरा कुछ सहयोग करिए, फलाना जी जरा चेक कीजिए, फलाना जी जरा ये हमारा चुनाव आ गया। हर साल चुनाव होने से बार बार व्यापारी उद्योगपतियों को भी सहयोग करना पड़ता है। एक बार चुनाव होगा तो कम से कम झंझट से मुक्ति है, 5 साल में एक ही बार सहयोग करना पड़ेगा। ऐसे देश का जो व्यापारी इंडस्ट्रीज है, जो अपने परिश्रम मेहनत से कमा रहे हैं, ऐसे उस वर्ग को भी एक राहत मिलेगी, वो भी ईमानदारी से अपना कंट्रीब्यूशन देश के उत्पादन को बढ़ाने में कर पाएगा। अगर एक ही साथ चुनाव होता है तो ज्यादा नए लोगों का अवसर मिलेगा। लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, विधानसभा का लड़ना हो, नगर पंचायत, अगर एक साथ चुनाव होते हैं आप विचार करिए, लोकसभा का भी लड़ रहे हैं, बाद में विधानसभा का भी लड़ लेते हैं, तो कम से कम एक बार चुनाव होगा तो जिसको लोकसभा लड़ना है वो लोकसभा लड़ेगा, जिसको विधानसभा लड़ना है वो विधानसभा लड़ेगा, तो कम से कम नए लोगों का अवसर मिलेगा। अभी तो लोग लोकसभा हार जाते तो विधानसभा लड़ लेते, विधानसभा जीत गए तो फिर लोकसभा भी लड़ लेते, तो कम लोगों को अवसर मिलता है। एक साथ चुनाव होगा तो ज्यादा नए लोगों को देश की राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। समाज के हर वर्ग के बारे में हम सोचे। मैं परसों देहरादून के कार्यक्रम में था, वहां देश के हमारे बहुत बड़े बड़े पर्यावरणविद अनिल जोशी जी आए थे और उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा बाद में कि अगर देश में एक साथ चुनाव होता है तो सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को होगा। तो उन्होंने कहा पर्यावरण को कैसे फायदा होगा? मैंने पर्यावरण को फायदा इसलिए होगा, एक ही चुनाव होगा, एक ही हैंडबिल पे सांसद और विधायक का फोटो होगा। हैंडबिल प्रिंटिंग कम, कागज कम, खर्चा कम, प्लास्टिक कम, नारेबाजी कम, शोर शराबा कम, सभी प्रकार का प्रदूषण से मुक्ति हम सबको मिलेगी। हम देश के पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। देश के हर वर्ग को आप सोच कर देखिए, ये केवल एक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, देश में एक साथ ही चुनाव कराने का मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य को बदलने का मुद्दा है। ये देश की केवल राजनीति को नहीं बदलेगा, ये एक ही साथ चुनाव देश की सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आप जाकर के देखिए, बार बार चुनाव होने के कारण से जिस बात की चर्चा की कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों में चुनाव लड़ने वाले लोगों में बार बार चुनाव होने के कारण से जो एक राजनीतिक वैमनस्यता दिखाई देती है। हर गांव में जाकर देखिए, 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक फलाना ग्रुप, ये ग्रुप इसका विरोध करता है, एक ग्रुप इसका समर्थन करता है। हर गांव में जाइए, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप चुनाव के कारण से बने हुए हैं।
हर बार चुनाव होते हैं, चुनाव के कारण से एक समाज में अलग प्रकार की वैमनस्यता का भाव जन्म लेता है। राजनीतिक वैमनस्यता सामाजिक वैमनस्यता में बदल जाती है। जातिगत राजनीति इतनी प्रभावी हो जाती है जिसका समाज के कई बातों पर प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए केवल यह एक चुनाव एक साथ कराने का मुद्दा नहीं है, ये देश की राजनीति को बदलने का मुद्दा है। एक साथ चुनाव कराना ये देश की भविष्य की एक हमारी जो सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता वाली व्यवस्था बनाना है, उसके लिए देश में आवश्यक है। हम चाहते हैं कि अपना देश एक विकसित भारत बने, तो विकसित भारत बनाने के लिए इस देश में जो हम सब लोगों का मेहनत, पसीना, श्रम, समय देश के विकास के लिए लगना चाहिए। राजनीति कम और विकास ज्यादा होगा तो स्वाभाविक रूप से केवल विकसित भारत का यह नारा स्लोगन देने से नहीं होगा। हम लोग तुलना करते हैं कभी चाइना से, हम तुलना करेंगे कभी किसी देश से। हम जानते के वहां के नागरिक वहां के देश के लिए क्या करते हैं, क्यों आखिर चाइना उत्पादन इतना कर पाता है? क्योंकि वहां का हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपना समय, परिश्रम देश के उत्पादन को बढ़ाने में लगाता है। हम सोचिए अपने देश को, हम सब लोग कि 2047 में अगर एक विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए यह एक साथ चुनाव कराना यह केवल मात्र एक उपाय है। एक उपाय यानी ये एक स्पीड ब्रेकर है। अगर ये बार चुनाव के स्पीड ब्रेकर को हम हटा देते हैं और एक साथ चुनाव शुरू करते हैं तो हम अपने देश के विकास की गति को थोड़ा तेज कर पाएंगे, हम और स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। इस दृष्टि से हम सब यहाँ पर आए हुए लोग, आप सभी से मेरा जो आग्रह है कि इस अभियान को, यह कोई पॉलिटिकल पार्टी का अभियान नहीं है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये केवल कोई नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा नहीं है। अगर हम सब जानते हैं और चाहते हैं कि देश की कई समस्याओं का समाधान हमें केवल एक बात के सॉल्यूशन में मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य का भारत एक विकसित भारत हो, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश के अंदर एक सुरक्षित समाज के अंदर रहें, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां एक शिक्षित इस प्रकार का वर्ग हमारे देश में रहे, तो हम सबको विचार करना पड़ेगा कि ये जो एक स्पीड ब्रेकर है, इस स्पीड ब्रेकर को अगर हम हटाते हैं जिसमें एक आम आदमी की जनता का ये जन समर्थन इस अभियान में अगर हम सबके साथ रहेगा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इस देश का मुद्दा है और हम सब वो काम करते हैं जिसमें देश का भला होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, देश पहले है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि इनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, इनको फायदा होगा। मैंने उनको कहा कि हमको तो फायदा आज भी है। वन नेशन वन इलेक्शन होने के अंदर फायदा देश का है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा राज्यों के अंदर हम जीत कर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा सांसद विधायक हमारे हैं। इस सब के बावजूद भी क्योंकि ये मुद्दा देश के हित में है, देश के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार का भारत हम बनाना चाहते हैं उसमें यह एक हमारा जो हर्डल है, समस्या है कि बार बार चुनाव होने के कारण से हमारा जो डायवर्जन होता है, देश में जो राजनीति होती है, देश में जो विकास के काम रुक जाते हैं, देश की प्रगति स्लो हो जाती है, देश में अनावश्यक हमारे जैसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में 5 से 7 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अनावश्यक जिनका समय इसमें बर्बाद हो रहा है, उन सब के समय को बचाकर एक विकसित भारत को अगर हम बनाना चाहते हैं तो यह एक समस्या का मुद्दा हम सबके सामने है। मेरा आप सभी से आह्वान है कि आने वाले दिनों के अंदर इस देश की जनता का ये दबाव बनना चाहिए, पार्टी के बाहर, राजनीति के बाहर। अगर आप सबको यहाँ बैठे हुए लोगों को लगता है कि ये मुद्दा देश हित में है, देश के लिए आवश्यक है, तो आने वाले दिनों में यह अभियान हर देश के नागरिक के द्वारा, उसके द्वारा समर्थन के द्वारा यह अभियान चले। और यह अभियान केवल हम राजनीतिक दलों का या बीजेपी का नहीं, यह अभियान देश की जनता का बनना चाहिए। आप सबका यह दबाव बनना चाहिए कि जो भी इस बात का विरोध करेगा, देश की जनता उसका विरोध करने के लिए तैयार खड़ी है। और ऐसा जो लोग विरोध करने वाले हैं उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बार बार चुनाव होने के कारण से जो परिवारवादी पार्टियां हैं,
जो परिवार के आधार पर राजनीतिक दल चलाते हैं, केवल ऐसी ही पार्टियों में आपत्ति होती है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ऐसी परिवारवादी पार्टी को होता है, क्योंकि जब एक साथ चुनाव होगा तो राजनीति से उनका परिवार बाहर हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि जन अभियान में हम सब लोग जुटे। अगर आप सबको लगता है कि हाँ ये देश के हित के लिए है, तो इस अभियान को और ज्यादा व्यापक रूप से हम हर स्तर पर चलाएंगे। ऐसा ही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, क्या आप बार बार इस बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि जी। और हम आपको वादा करते हैं कि आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके मैसेज को हम जन जन घर घर तक पहुंचाएंगे। आप अपने माननीय मुख्य अतिथि जो हमारे घर में उपस्थिति है सबकी स्टेज पर, उन सबका सम्मान करना चाहूंगा, उसके लिए हैंड ओवर दे रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आदरणीय DK गुप्ता जी और कालूराम चौधरी जी से आग्रह करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि जी को ये बहुत ही सुंदर चतुर्मुखी सिंह अशोक स्तंभ दे करके स्वागत और सम्मान करें। ये आपके लिए एक छोटी सी स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से। आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि भगवान गजानन को बहुत ही सुंदर मूर्ति जो ये आप लेकर आई है इसको प्रदान करें। जी हाँ, डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ। और आइए चलते हैं, मैं पुनः डॉक्टर DK गुप्ता जी और कालूराम चौधरी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हमारे गरिमामयी उपस्थिति जिनकी हमारे आज मंच पर है, माननीय न्यायमूर्ति श्री SR सिंह जी को अशोक स्तंभ देकर के स्वागत और सम्मान करें। जोरदार तालियां आप सबकी। बैठे रहो आराम से, 2 बजा दोगे ना, फिर खाना खाने चलना। और इसी के साथ आग्रह करूंगी कि सौमित्र रावत जी का यहाँ पे स्वागत और सम्मान चल रहा है। DK गुप्ता जी और कालूराम चौधरी जी का। पंडित सब जा रहे हैं भाई, पीजी को उद्घाटन हो गया। और इसी के साथ श्री नितिन कोहली जी का स्वागत और सम्मान हमारे बीच में। डॉक्टर विक्रम सिंह जी का स्वागत और सम्मान डॉक्टर DK गुप्ता जी और कालूराम चौधरी जी द्वारा। और साथियों, आपको हम एक प्यारा सा पर्यावरण का पौधा, जैसे कि कहा है कि एक बार चुनाव होने से पर्यावरण को भी फायदा होगा, और ये पौधा आपके यहाँ खुशहाल रहेगा। माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी को ये प्लांट दिया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट कम ना होने पाए। हमारे जिलों के जनरल सांसद महेश शर्मा जी, डॉक्टर साहब को ये डॉक्टर DK गुप्ता कालूराम जी के सफल आयोजन पर उनको बधाई देते हुए माननीय विधायक पंकज सिंह जी को ये प्लान दिया जा रहा है। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ नोएडा हमारे पंकज सिंह जी, हमारे माननीय विधायक, माननीय MLC पूर्व मंत्री नरेंद्र भाटी जी को ये प्लान दिया जा रहा है। नरेंद्र भाटी जी हमारे MLC पूर्व मंत्री। तालियां आपकी बिल्कुल रुके ना पाए। हमारे प्रिय मास्टर जी तेजपाल नागर जी, जिन मास्टर जी को हो तो बहुत उनको पसंद आता है, वो सचमाने में हमारे मास्टर जी हैं, तेजपाल नागर जी। गड़गड़ाहट के साथ कमाल की बात। माननीय राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता जी को ये मोमेंटो के रूप में ये प्लान दिया जा रहा है। और हमारे माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी, श्रीचंद शर्मा जी को ये प्लान दिया जाएगा। श्रीचंद शर्मा जी हमारे मंत्री, और माननीय नगर अध्यक्ष भाजपा के महेश चौहान जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उनको ये प्लान दिया जाएगा। सर आप बताइए कि आपको ये लेक्चर बार बार इलेक्शन चाहिए, हाँ या ना? जोर से बोलिए तभी ये पास होगा बिल। आपको ये बार बार चुनाव चाहिए, हाँ या ना? हाँ, जोर से। अभी हमारे जो कालूराम चौधरी साहब हैं वो धन्यवाद करता हूँ देंगे। प्लीज सब लोग बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बैठे सब लोग।
से इतना साथ दिया आपने। 5 मिनट की बात और है, आप सब जा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट तक अपना दोबारा दे रहे हैं। वोट ऑफ थैंक्स भाई लालू जी आपके साथ। मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के समापन अवसर पर आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आज हमारे मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री सुनील बंसल जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूक किया और अपना मार्गदर्शन किया। आपके विचारों ने इसको सरल बना दिया और हम नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथियों, माननीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं एवं संगठन प्रतिनिधियों का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया। विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ माननीय श्री सुनील बंसल जी, डॉक्टर सुमित रावत जी, जस्टिस एसआर सिंह जी, श्री नितिन कोहली जी और डॉक्टर विक्रम जी, और साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, पूर्व परिवहन मंत्री एमएलसी श्री अशोक कटारिया जी, विधायक नोएडा भाजपा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री पंकज सिंह जी, विधायक दादरी श्री तेजपाल नागर जी, विधायक देवर सिंह एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कैप्टन विकास गुप्ता जी, पूर्व विधायक और मंत्री श्री नवाब सिंह नागर जी, श्री हरिश्चंद्र भाटी जी, श्रीमती विमला बाथम जी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष श्री महेश चौहान जी, जिलाध्यक्ष श्री अभिषेक शर्मा जी तथा अन्य सभी पूर्व विधायक, भाजपा पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व सेक्रेटरीगण, बार काउंसिल के जनप्रतिनिधिगण, साथ में खुलवा बीडीआरडब्ल्यू, एनए, आईएमए, नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन, साथ ही फिक्की एसोसिएशन, एनआईए, सीटू, लोकमंच, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, एनजीओ आकांक्षा, पंजाबी क्लब व्यापार मंडल, अग्रवाल मित्र मंडल, युग व्यापार मंडल, श्री राम मित्र मंडल, ग्राम पाठशाला और इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन, साथ में फैशन मीडिया, दैनिक जागरण, शैक्षणिक संस्थाएं, जीएनआईओटी, गवर्नमेंट स्कूल, श्री राम ग्लोबल स्कूल, आरडी पब्लिक स्कूल, अमेरिका हेल्थ केयर, विभिन्न सामाजिक संगठनों से संभावित महामुद्रा समाज संस्था समिति, कोरवाल समाज समिति, साहू समाज, माहेश्वरी समाज, माथुर समाज, राजस्थान चौसैनी समाज, वर्मा समाज, सूरी समाज, नोएडा केंद्र केसरवानी समाज, आरएसएस एवं हमारे साथ सबकी भागीदारी में निभाने वाले रोटरी क्लब, दादरी रोटरी क्लब, दिल्ली अचीवर्स, दिल्ली रिवरसाइड, नोएडा सेंट्रल, नोएडा सिटी, नोएडा एलिगेंस, नोएडा उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा रोटरी क्लब के सभी सदस्यों का, आप सभी की उपस्थिति और समर्थन ने आज के इस आयोजन को विशेष और सफल बनाया। आपका समय, सहयोग और सहभागिता हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आप सभी को पुनः हृदय से धन्यवाद। मैं खासतौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा आज कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर डीजे गुप्ता, चेयरमैन फिलिप्स हॉस्पिटल नोएडा को, जिन्होंने पूरे आयोजन की कल्पना से लेकर इसकी सफल व्यवस्था तक हर स्तर पर पूरी मेहनत से काम किया है। हमारी आयोजन समिति तकनीकी टीम, संचालनकर्ता, मीडिया टीम, सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम की इस गरिमा के साथ संपन्न हो पाया। अतः मैं आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद, आपकी उपस्थिति, आपकी सहभागिता और आपकी सोच इस लोकतांत्रिक विचार मंथन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। आइए हम सब मिलकर एक विकसित, संगठित और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दें। साथ ही आप सभी महानुभाव से विशेष अनुरोध है कि अगर ये क्योंकि हमारा कार्यक्रम बड़ा शॉर्ट था, 4 दिन पहले हमें कार्यक्रम मिला था, तो अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए बड़ी क्षमा प्रार्थी है। आइए हम सब मिलकर विकसित संगठित संस्था के निर्माण में योगदान। धन्यवाद। जय हिंद। सभी लोगों से निवेदन है तो हॉल में बैठे रहें और सबसे निवेदन है कार्यक्रम के उपरांत पीछे भोजन की व्यवस्था है, सब लोग भोजन करके जाएं और अभी हम सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्टेज
स्थान पे हम लोग राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद समापन हो जाएगा। सब लोग धीरे धीरे डिसिप्लिन से बाहर निकले। पीछे खाने की व्यवस्था है, जस्ट बिल्डिंग के पीछे दोनों तरफ से रास्ते, तो खाना खा के ही जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ मुकेश जी, जो आपका मैसेज है वो हम सबको जन जन को पहुंचाएंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। वन इलेक्शन, वन नेशन, वन नेशन। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये ऐतिहासिक और प्रेरणादायक इवेंट वन नेशन वन इलेक्शन संपूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसमें शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को धन्यवाद है। आपकी मेहनत, लगन और सामर्थ्य हमें आगे इस मिशन के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। पुनः सभी का बहुत बहुत बिना भोजन के न जाए। धन्यवाद। दिस इज योर एंकर शिवानी पांडे साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच। मेरा साथ मत रोक देना अब तो।